नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट लेके आया हूँ और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ कंपनीज के डिटेल्स के साथ साथ उस कंपनी टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी शेयर करूंगा और फिलहाल के जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में आपको किस तरीके से इस कंपनी को देखना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो अभी देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है जीएसडब्ल्यू स्टील। देखिए स्टील इंडस्ट्रीज में नंबर वन पोजीशन में है जीएसडब्ल्यू स्टील। उसके बाद सेकंड पोजीशन में है टाटा स्टील। देखिए अक्टूबर के एक डेटा के हिसाब से बताया जा रहा है कि कंपनी कैपेक्स को यहाँ पे बढ़ाने वाला है। देखिए जीएसडब्ल्यू स्टील एडेड 8.5 मिलियन टन्स ऑफ कैपेसिटी ओवर द नेक्स्ट 1.5 ईयर्स। मतलब अपकमिंग 1.5 सालों में कंपनी बता रहा है कि 8.5 मिलियन टन्स का कैपेसिटी को कैपेक्स को बढ़ाने वाले हैं। तो सोचिए कंपनी का कहाँ से कहाँ तक ग्रोथ हो सकता है। पहली बात मैं बोल चुका हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना ग्रोथ होगा उतना ही स्टील कंपनी का ग्रोथ होने वाला है। और आप इंडिया में जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ हो रहा है, इस तरीके से अपकमिंग टाइम्स में इस कंपनी का शानदार तरीके से मोमेंटम देखने को मिला है। उस सिचुएशन को देखते हुए कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आगे चलकर एक बड़ा धमाका कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे कंपनी बता रहा है कि दे प्लान टू रीच कैपेसिटी 37 मिलियन टन्स 2025। तो जो एक्चुअली 8.5 मिलियन जो कैपेसिटी था वो अभी बढ़ाकर कितने करने वाले हैं 37 मिलियन टन और वो भी 2025 तक। उसके साथ साथ कंपनी ये भी बता रहा है कि दे आर्म्स टू रीच 50 मिलियन टन्स बाय द एंड ऑफ द डेकेड थ्रो। मतलब 50 मिलियंस तक पहुंचेंगे 2030 के अंदर। मतलब डेकेड खत्म होना, डेकेड मतलब 30, 2030। 2030 खत्म होने से पहले इस तरीके से कंपनी काम करने वाला है। तो स्टील का जो डिमांड है वो भी आप देखेंगे तो इंडिया स्टील इंपोर्ट्स हैव ग्रो 23% ईयर ऑफ ईयर। तो किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है इंडियन स्टील कंपनी का आप देख सकते हैं। और एक कंपनी कहाँ पे ग्रोथ हो रहा है आप देखेंगे, इट्स विल बी ड्रिवन, मतलब ड्रिवन बाई गवर्नमेंट कैपेक्स मैन्युफैक्चरिंग, साथ ही साथ रेसिडेंटल रियल एस्टेट बिजनेस के ऊपर, ऑटो सेक्टर के ऊपर एंड जो अ, जिस जिस सेक्टर के ऊपर सबसे ज्यादा जरूरत है उसी सेक्टर के ऊपर ग्रोथ हो रहा है। और उसके साथ साथ कंजप्शंस। तो इस तरीके से कैटेगरीज के ऊपर कंपनी का ग्रोथ होने वाला है। और सेल्स का भी ग्रोथ बढ़ रहा है। सेल्स ईयर ऑफ ईयर में 10 ईयर्स के आसपास सेल्स का ग्रोथ देखने को मिला है। और कंपनी का वैल्यूएशन जो वैल्यू एडेड जो सेल है वो भी 62% के आसपास देखने को मिला है। इसका मतलब हर दिशा में कंपनी का ग्रोथ देखने को मिलेगा। शायद इसीलिए इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर बने हुए हैं। देखिए एफएस के पास होल्डिंग कितना था 2022 के एंड के बारे में बात करूं, सितंबर मंथ में सिर्फ 10% के आसपास होल्डिंग था। और प्रोमोटर के पास जितना होल्डिंग्स था उतनी होल्डिंग है। मगर एफएस ने क्या किया, उसका होल्डिंग जो 10% के आसपास था वो घट के अब सॉरी बढ़ के आज कितना हो चुके हैं 26%। ऑलमोस्ट दुगना से भी ज्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को बढ़ा चुके हैं। डीएस के पास जो 9% होल्डिंग था आज वो 9% के ही आसपास होल्डिंग है। पब्लिक के पास जो 33% होल्डिंग था, पब्लिक ने यही गलती कर दी है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के, स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर, सीमेंट कंपनी के ऊपर बने रहना चाहिए था, उस टाइम क्या किया पब्लिक ने इसको बेच दिया। कोई बात नहीं, पब्लिक तो पब्लिक के हिसाब से काम करेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करके अच्छा खासा पैसा कमाऊं, तो कंपनी के कुछ पैरामीटर्स आपको चेकआउट करना पड़ेगा। जैसे आप देखेंगे कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ, अगर मैं ईयर ऑफ ईयर बेसिस दिखा दूं तो पिछले सालों में जो क्वार्टरली रिजल्ट आया था उसमें जो सेल हुआ था करीबन 41,000 करोड़। अभी वो बढ़ के कितना हो चुके हैं 44,500 करोड़। एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे और उस बेसिस में कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अलग लेवल का ग्रोथ हुआ। पिछले सालों में तो कंपनी लॉस की थी करीबन 900 करोड़ के आसपास, और इस बार कंपनी 2,700 करोड़ के आसपास प्रॉफिट को ग्रोथ किया। तो अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। भी एक पॉइंट जरूर याद रखना, कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ वो तो बेस्ट है, और इसी प्रॉफिट के चलते है कंपनी का अपकमिंग टाइम्स में ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाएगा। कंपनी का रिजर्व देखिए लगातार बढ़ते चले गए और कंपनी का जो बोरिंग्स है वो भी बढ़ा। अभी क्वेश्चन ये आएगा कि सर इतना ज्यादा कर्जा लेने का क्या जरूरत था। देखिए कर्जा लेने के पीछे कारण भी है। मैं एक बार आपको यहाँ पे डिटेल्स दिखा देता हूँ। अभी देखिए, अभी देखिए कर्जे के बारे में चर्चा करूँ तो ध्यान दीजिएगा, कंपनी का जो टोटल टोटल जो मतलब रिजर्व है वो 73,000 है और कर्जा कितना है 81,000 करोड़। अभी कर्जा किस बेसिस में लिया गया आप ध्यान से देखेंगे,
तो कर्जा लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा कर्जा लिया गया, करीबन 57,000 करोड़, और शॉर्ट टर्म के लिए कितना 22,000 करोड़। अभी ओवरऑल कंपनी के जो एसेट है, आदर्श एसेट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का ट्रेड कितना मिला 7,000 करोड़, और कंपनी को पेमेंट कितना करना है करीबन 32,000 करोड़। तो 32,000 और 7,000 करोड़, ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ के आसपास कंपनी के हाथ में पैसा होना चाहिए। तो अल्टीमेटली पैसा कितना है, मैं उसके बारे में चर्चा करूँ तो पैसा है, एक्चुअली कंपनी का प्रॉफिट हुआ 9,000 करोड़। तो बाकी पैसे कहाँ से आएंगे, इसलिए कंपनी ने क्या किया, कर्जा उठाया। तो कंपनी इस कर्जा उठाने के बाद भी सेल्स को मेंटेन्स किया। प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा वीकनेस है, और थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा ही वीकनेस है। और फिर भी कंपनी सीएजीआर के परसेंटेज के हिसाब से 3 साल और 10 साल में अच्छा खासा धमाका रिटर्न कंपनी जनरेट करके दिया। अभी चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो उससे पहले कंपनी का डिलीवरी का डेटा दिखा दूँ। तो देखिए, जिस तरीके से डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिला है, उसी तरीके से यहाँ पे हाई वॉल्यूम भी देखने को मिला। इसका मतलब डिलीवरी के साथ साथ ट्रेडिंग भी बहुत ज़बरदस्त हुआ। तो इस कंपनी के ऊपर ट्रेडिंग ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कंपनी का प्राइस रेंज सस्ते में है और स्टील का नंबर 1 कंपनी है। तो हर कोई अगर ट्रेड करना चाहे तो इस तरीके से कंपनी को ही ढूंढते रहते हैं। तो कंपनीज के जो परफॉर्मेंस है 41%, 56%, 59%, इस तरीके से कुछ परसेंटेज देखने को मिला। अभी डब्ल्यू स्टील का चार्ट पैटर्न अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो ध्यान दीजिएगा, कंपनी के ऊपर एक पैटर्न क्रिएट हुआ। वो पैटर्न कौन सा है, आप देखेंगे तो यहाँ पे शोल्डर, कम शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड बना, फिर से 2 बार शोल्डर क्रिएट किया, उसके बाद ब्रेकआउट किया। तो ब्रेकआउट होने के बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं, और यहाँ पे स्ट्रांगली एक सपोर्ट जोन को कंपनी यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी किया है। तो जब भी स्ट्रांगली सपोर्ट जोन आज का नहीं, अगर प्रीवियस डेटा दिखा दूँ तो बहुत स्ट्रांगली एक सपोर्ट जोन है। इस सपोर्ट को जितने बार फेस किया उतने बार भी वो लंबा जर्नी दिखाया। तो यहाँ से भी एक लंबा जर्नी होने का चांसेस है। देखिए, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं आपको बता बता दूंगा कि कल ही जाके प्रॉफिट देगा और ऐसे प्रॉफिट होगा करके, इसका कोई भी गारंटी नहीं होता कि प्रॉफिट होगा ही करके। हाँ, कंपनी का परफॉर्मेंस के हिसाब से आप इस कंपनी के ऊपर प्रेडिक्शन करिए, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ, इस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न जब भी बनता है तो शायद कुछ टाइम ले सकता है। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आप ध्यान से देखना, यहाँ पे जो इसका प्रीवियस लो था, नीचे तो आए थे मगर प्रीवियस लो तक नहीं आया। इसका मतलब जो लो कंपनी क्रिएट कर रहा है वो हायर लो है। जब भी हायर लो बनते हैं तो हायर चांसेस है वो अप टेन में जाने के लिए तैयार रहेंगे। तो आपको इस कंपनी के ऊपर क्या राय है, जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जिसको आप आईईएक्स से नाम से जानते हैं, तो इसके ऊपर कुछ अपडेट्स पिछले दिनों में मैंने आपके साथ शेयर किया था, और मैंने आपके ये भी बताया था कि जो रेंज स्टेट कंपनी के ऊपर बना है, जो रेंज स्टेट कंपनी के ऊपर बना है, इस रेंज को टच किया है, इसका मतलब वो आज नहीं तो कल इस टॉप लेवल तक वो टारगेट को अचीव करेगा। इस टारगेट को अचीव करेगा। मैं आपको यही बताया था कि जो लोगों के पास पेशेंस है और जो लोग कंपनी को भरोसा करते हैं कि हाँ, इस कंपनी मुझे प्रॉफिट दे सकता है, तो वो प्रॉफिट आज नहीं तो कल वो आपको देगा ही करके। क्योंकि इस कंपनी का अगर चार्ट पैटर्न सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ध्यान दीजिएगा, कंपनी के ऊपर क्या बना, यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली बाइंग ट्रेड बना, कंटिन्यूसली बाइंग कैंडल बना। और मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, जब कंटिन्यूसली बाइंग ट्रेड दिखे, बीच में कोई भी अगर रेड कैंडल ना दिखे, तो सोचना वहाँ पे आपको एक एंट्री लेवल मिल सकता है। तो सबसे पहले इस लोअर साइड को मार्किंग करना और टॉप साइड को मार्किंग करना, दोनों साइड को अगर मार्किंग करेंगे तो इसमें आपको एक रेंज दिखेगा। वो रेंज अगर 20% के ऊपर हो तो वो रेंज के ऊपर एंटी बन सकता है। मगर ऐसे नहीं कि हर कोई स्टॉक के ऊपर इस तरीके से ढूंढेंगे और एंटी करेंगे, बिल्कुल नहीं। क्योंकि पेनी स्टॉक के ऊपर आपको अपर सर्किट में भी सिर्फ 20% नहीं, 60-70% भी आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। क्या उसके ऊपर ट्रेड लेंगे? बिल्कुल नहीं। जिस कंपनी का फाइनेंशियल डेटा ठीक है, उसके ऊपर ट्रेड लेना है। तो जैसे इस कंपनी का फाइनेंशियल डेटा बहुत शानदार है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपको समझा देता हूँ कि देखिए, इस तरीके से जब भी पैटर्न्स बने, आपको इंतजार करना है कि नीचे कब टच करेगा। तो फाइनली यहाँ पे नीचे टच किया, और यहाँ पे टच करने के बाद देखिए धीरे धीरे करके एक ही रेंज में ट्रेड करा था, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर जा रहा है। देखिए किस तरीके से एक पैटर्न क्रिएट करके वो ऊपर जा रहा है। तो ऐसे नहीं कि डायरेक्ट ब्लाइंडली आप निवेश कर चुके हैं और डायरेक्टली आपको प्रॉफिट देगा, ऐसे होगा नहीं। अगर ऐसे होता तो हर कोई इसके ऊपर ट्रेड लेता। तो प्रिडिक्शन करने के बाद ही आपको पता चलता है कि हाँ, इस तरीके से पैटर्न्स के भी काम है, इस तरीके से पैटर्न से भी प्रॉफिट बन सकता है। देखिए, मैंने आपको बहुत बार बोला, जितने बार इससे नीचे लेवल में
कंपनी टच करने के लिए आया, तो बहुत सारे दोस्त ने मुझे कमेंट्स किया कि सर शायद आज कंपनी खत्म होने वाला है। मगर ऐसे खत्म नहीं होगा, क्योंकि कंपनी का जो ट्रेड बना है, मेरे हिसाब से 200 डेज ये ईएमए के नीचे अगर कोई भी एंटी लेवल्स बने, तो हायर पॉसिबिलिटी है वो टारगेट को जरूर अचीव करेगा। तो कब टारगेट होगा, कितने दिनों में होगा, वो तो पता नहीं। फिर भी मान के लेता हूँ, अगर इस टारगेट एंटी लेवल से अगर मान ही लेता हूँ कि इस टारगेट अगर यहाँ तक मिले और वो भी 200 दिनों में मिले, फिर भी 200 दिन का मतलब क्या है, ऑलमोस्ट 7 मंथ। तो 7 मंथ के आसपास भी टारगेट मिले और वो भी 21%, इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे टारगेट लेने से पहले आपको कंपनी का फंडामेंटल देखना बहुत जरूरी है। देखिए, फाइनेंशियल कंपनी का डेटा सबसे पहले दिखा दूं। कंपनी जीरो जीरो डेप कंपनी है। कंपनी के सेल्स का डेटा दिखा दूं, तो 95 करोड़ से बढ़ के हो चुके 109 करोड़। तो कंपनी के एक्सपेंस 16 करोड़ से अभी 16 करोड़ देखने को मिला। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 79 से 92 तक देखने को मिला। इसका मतलब हर दिशा में कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी और पॉजिटिविटी देखने को मिला है। बैलेंस शीट में भी आप देखेंगे तो रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए, बोरिंग्स ना के बराबर है, फिक्स्ड एसेट भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। और कंपनी के जो इन्वेस्टर है, वो भी देखिए इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से भरोसा कर रहा है। कंपनी के ऊपर हर कोई इन्वेस्टर रहना चाहते हैं। क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा रिटर्न जो मिला। कितना रिटर्न मिला, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। 5 साल में कितना, 22%। 3 साल में कितना, 28%। अभी 1 साल तक कुछ कंपनी ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया और कुछ लॉसेस भी नहीं दिए, कुछ प्रॉफिट भी नहीं दिया। इसका मतलब मार्केट हमेशा हर साल में आपको प्रॉफिट देगा, ऐसे होगा नहीं। आपका अगर पेशेंस है तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए, टाटा मोटर्स तो लगातार लगातार भागते चले जा रहे हैं और आज टाटा मोटर्स लाइफ टाइम हाई के ऊपर है और लगातार हाई करते चले जा रहे हैं। और टाटा मोटर्स के ऊपर जिस तरीके से अपडेट और न्यूज आ रहा है, उसके कारण टाटा मोटर्स में और भी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। क्योंकि टाटा मोटर्स का जो आईपीओ है, 20 साल के बाद वो आईपीओ मार्केट में आ रहा है। उसका नाम है टाटा टेक्नोलॉजी सर्विसेज। टाटा टेक्नोलॉजी सर्विसेज जो है, उस कंपनी का आईपीओ आने वाला है और आईपीओ का डेट भी अनाउंसमेंट हो चुके हैं। उसके ऊपर मैंने डिटेल्स वीडियो बना के दिया हूँ। आप मेरे भी मतलब प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। टाटा आईपीओ का फायदा क्या है टाटा मोटर्स का, क्योंकि टाटा आईपीओ में जितने फंड रेज किया जा रहा है, जितने फंड ऑफर फॉर सेल दिया जा रहा है, तो उसका जो पैसा है वो पैसा डायरेक्टली टाटा मोटर्स के पास आएगा। और उस पैसे से कंपनी टारगेट रखा है, इसका जो सबसे ज़्यादा बेचने वाला प्रोडक्ट है जैगुआर एंड लैंड रोवर, वो दोनों प्रोडक्ट के ऊपर उन्होंने और भी ज़्यादा ग्रोथ करने के लिए उसके ऊपर और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाला है। और वो भी किस पैसे से, यहाँ पे जो टाटा टेक्नोलॉजी सर्विसेज का जो आईपीओ आएगा, वो जो पैसा मिलेगा उस पैसे से उस कंपनी का ग्रोथ करने वाला है। तो सोचिए, टाटा मोटर्स इसीलिए भाग रहा है कि ऐसे नहीं कि मतलब अनदेखा भाग रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंटिन्यूसली भागने के पीछे यही रीज़न है। फिर भी मैं कहूँगा टाटा मोटर्स जिस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किए, जो लॉस मेकिंग कंपनी था, जो बिग बिग लॉसेस कर रहा था, वो कंपनी कंटिन्यूसली अभी प्रॉफिट कर रहा है। यही देखने में बहुत सुकून मिलता है। देखिए, टाटा मोटर्स का लॉस होने के पीछे एक ही रीज़न था। ऐसे नहीं कि कंपनी के सेल्स नहीं हो रहा था। कंपनी के सेल्स भी ठीक था, एक्सपेंस भी कम था। मगर कंपनी फिर भी इतना लॉसेस में क्यों था? क्योंकि कंपनी का इतना ज़्यादा कर्जा था, इतना ज़्यादा कंपनी कर्जा ले लिया, उस कर्जे के कारण कंपनी प्रॉफिट नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमेशा पॉजिटिव देखने को मिलेगा। मगर अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट क्या था, नेगेटिव में था। क्योंकि कंपनी का इंटरेस्ट देखिए, ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ रहा था। तो कहने का मतलब है कि टाटा मोटर्स जैसे कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। सिर्फ आप नहीं, एज ए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर दम भर के मतलब होल्डिंग कर रहा है। 18% 17% के आसपास होल्डिंग कंटिन्यू कर रहा है। इसका मतलब इंस्टीट्यूशन भी चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर लगातार वो कंटिन्यू ग्रोथ करने के लिए और कंटिन्यू रहने के लिए। तो रही बात इस कंपनी की लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा, तो आप देखेंगे तो चार्ट पैटर्न दिखाने से पहले मैं आपको डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूं, तो 40% के आसपास डिलीवरी का परसेंटेज आपको देखने को मिला है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि कंपनी का टेक्निकली चार्ट पैटर्न। अगर टाटा मोटर्स के बारे में बात करें तो शानदार तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ था। वो पैटर्न मैंने आपके साथ शेयर किया। वो पैटर्न कुछ इस तरीके से था, शोल्डर कम शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड बना, फिर से एक शोल्डर क्रिएट किया। तो जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न क्रिएट होता है, आपको याद रखना है पैटर्न को ब्रेकआउट करने के बाद वो धीरे 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 वो टारगेट के नजदीक चला कर चुके हैं। अभी देखिए टारगेट के आसपास ही है। 2 दिन के अंदर अंदर मुझे लगता है टारगेट अचीव हो जाएगा। तो अगर टारगेट बनता है तो 31% के आसपास टारगेट बनेगा। और वो भी कितने दिन में बन रहा है?
अगर मैं एंट्री लेवल से टारगेट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 170 डेज, इसका मतलब ऑलमोस्ट 6 मंथ के आसपास कंपनी आपको टारगेट देने वाला है 30% के आसपास। तो सोचिए कितना बड़ा तगड़ा भूमिका निभाया है इस कंपनी ने। तो आपकी क्या राय है टाटा मोटर्स के ऊपर, मुझे जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ मेरे इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग भी है, और जब जब ट्रेड मिलता है मैं ट्रेड भी करता हूँ। तो होल्डिंग का मतलब क्या है, कंपनीज के ऊपर मैंने बहुत पहले से ही होल्डिंग करके रखा हूँ, अराउंड 70 रुपीज़ के आसपास से, और मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू जर्नी भी करना चाहता हूँ। तो आप इस कंपनी को क्या किस सिचुएशन में देखना चाहते हैं, मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है अवंतल लिमिटेड। देखिए अवंतल लिमिटेड जो है वो देखा जाए तो एक टेलीकॉम इक्विपमेंट्स और इंफ्रा सर्विसेज कंपनी है। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया, वो है बोनस देने का। 24 नवंबर में आपको बोनस मिलेगा, और वो भी हर एक के बदले आपको 2 शेयर मिलेगा। इसका मतलब आपके पास अगर 100 शेयर है तो उसके अगेंस्ट में आपको 200 शेयर मिलेगा। मगर इस 200 शेयर मिलने से पहले आप अगर पहले से निवेश करके रखे हैं तो आपके हिसाब से काम करिए। अगर आप नया निवेश करना चाहते हैं तो मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कंपनी के ऊपर स्टडी करके काम करिए। और हमेशा मैं एक ही बार बोलता हूँ, किसी भी कंपनी के ऊपर ब्लाइंडली निवेश मत करना। मेरी बात सुनकर भी कभी भी किसी कंपनी के ऊपर ट्रेड मत करना। आपका खुद का कन्विक्शन होना चाहिए, आपका खुद का स्टडी करना चाहिए, उसके बाद काम करना चाहिए। और किसी भी एक स्टॉक के ऊपर 5% से ज़्यादा निवेश मत करिएगा, क्योंकि अगर लॉसेस हुआ तो 5% ही लॉस होगा आपका आपका टोटल कैपिटल में। मगर बाकी कंपनी जो प्रॉफिट देगा वो लॉसेस आपका रिकवरी हो जाएगा। तो बाकी आप समझदार हैं, समझदारी से जरूर काम लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।